तो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट 4, जिसका नाम है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। हम देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्लान किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर जो हमारे टारगेट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरीके से प्रोजेक्ट की जो हम काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर उसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये वीडियो रहने वाली है वन शॉट, जो कि हमारा पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे और जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी हम सॉल्व कर रहे होंगे साथ के साथ। तो यहाँ पर मैं अभी तक मैंने ना यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, और मतलब पूरे सिलेबस के साथ और पीवाईक्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक उसे चेकआउट नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो आप उसे जल्दी से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक मेंशन कर दिए जो कि हम इस यूनिट से पढ़ेंगे। 10 टॉपिक हैं और 10 में से जिनके आगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये कितनी बार पीवाईक्यू के अंदर आए हुए हैं, वो हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल फंक्शन हमारे 2 बार पीवाईक्यू में आए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच हमारे 2 बार पीवाईक्यू में आए हैं। ऐसे ही सारे टॉपिक के सामने मैंने मेंशन कर दिया है कि वो कितनी बार पीवाईक्यू उसके अंदर आए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फंक्शंस। अब देखो, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी एंटरप्राइज के अंदर कभी भी कोई जब काम होता है तो उसके पीछे बहुत सारे फाइनेंशियल काम भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उन्हीं सबको हम कहते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शंस आर द टास्क और एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैनेजिंग मनी इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से मनी को मैनेज किया जाता है, कि कितना इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से कैश फ्लो रहने वाला है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट बनाएंगे, अगर प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो किस तरीके से प्लान करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, और हम किस तरीके से जो हमारे लिए फंड्स हैं वो अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर। तो आज हम सारे फंक्शंस देखने वाले हैं। तो दे हेल्प एंश्योर दैट द बिजनेस हैज इनफ फंड्स, यूजेस द फंड वाइजली एंड अर्न प्रॉफिट। ये मतलब एंश्योर करता है, हमारे जो फाइनेंशियल फंक्शंस हैं वही बताते हैं कि आपके पास पैसे हैं और आप किस तरीके से पैसे को अच्छे से यूज करोगे और कैसे उससे प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ मेन फाइनेंशियल फंक्शंस प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो होते हैं वो मेंशन किए हैं, और यही हमारे पीवाईक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। कैलकुलेट हाउ मच मनी इज नीडेड टू स्टार्ट एंड रन द प्रोजेक्ट। जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आपके जो पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है। आप खुद का पैसा कितना लगाने वाले हो, ओन मनी, और आप कितना पैसे जो है बोरो करने वाले हो, यानी कि लोन वगैरह लेने वाले हो, इसका जो स्ट्रक्चर है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिर आता है रेजिंग फंड्स। अगर आप बाहर से पैसे ले रहे हो तो आपको किस तरीके से फंड्स को रेज करना है। ठीक है, उसके लिए आपको पहले अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, देन बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को और गवर्नमेंट को आप पर भरोसा होगा और आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, फिर आता है फोर्थ, अलोकेटिंग एंड यूजिंग फंड। अब आपको फंड मिल चुके हैं, देन आप उसे किस तरीके से अलोकेट करोगे अलग अलग टास्क के लिए, और किस तरीके से उसे अच्छे से यूज करोगे जिससे कि आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। प्रॉफिट प्लानिंग। अब जब आप जब पैसे लगा देते हो अपने बिजनेस के अंदर तो आपको एक प्लान करना होता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट बनाओगे। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपने जितने का जो मतलब अपना सामान था वो बेचा है, और प्लस आपका कितना उसके अंदर लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ये सारा लगा है, उन सबको जब हटा देते हो तो आपके पास प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो आप किस तरीके से प्रॉफिट बनाओगे अपने बिजनेस से वो आपको प्लान करना पड़ता है, और आप किस तरीके से उसे इंक्रीज करोगे वो भी आपको प्लान करना होता है। ये सारे हमारे फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल फंक्शन होता है कैश फ्लो मैनेजमेंट। किस तरीके से इनकमिंग होगी और किस तरीके से आउट गोइंग होगी। ठीक है, मतलब कि आप कितना पैसा आपको मिलेगा बिजनेस से और कितना आप लगाओगे, वो कैश फ्लो के अंदर आ जाता है। मतलब कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो जिससे आपको पता चल जाए कि आपका जो मनी का जो पूरा स्ट्रक्चर है बिजनेस के अंदर वो बैलेंस है या नहीं। अगर कोई शॉर्टेज आ रही है तो आप उसे भी अवॉइड कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। कीप एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल, ओवर अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। ठीक है, मतलब कि आपका कितना पैसा कॉस्ट में जा रहा है, कितना आपका मटेरियल में जा रहा है या फिर लेबर चार्जेस में जा रहा है, उसको आप अंडर कंट्रोल रख पाओगे अगर आप फाइनेंशियल फंक्शंस को अच्छे से करते हो, और ओवर स्पेंडिंग को भी कम कर पाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट कंट्रोल भी बहुत अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन है। किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल करते हो, मतलब कॉस्ट के अंदर कट करते हो कि कितना पैसा आप कम से कम यूज करो। ठीक है, उसके अंदर
तो वाई दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से रन करता है स्मूथली, है ना। रिड्यूस द चांसेस ऑफ मनी प्रॉब्लम नहीं आती आपकी, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिट। अगर आप अच्छे से फाइनेंशियल फंक्शंस को मतलब परफॉर्म करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको सक्सेस मिले और प्रॉफिट भी अच्छा बने। तो यहाँ पर हमारे जो इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो दोनों ये रहे, मैंने मेंशन कर दिए हैं। व्हाट आर द फंक्शंस यूज्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस, जहाँ पर आपको ये सातों फंक्शंस बताने थे। और लिस्ट आउट द फाइनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। तो इसके अंदर भी वही फंक्शन बनाने थे। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर फाइनेंशियल फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, देन आपको मेन जो फाइनेंशियल फंक्शन थे उन्हें एक्सप्लेन करना है, और चाहो तो आप उसकी इंपॉर्टेंस भी बताकर आ सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया, पहला टॉपिक, ठीक है, काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे वो पैसे होते हैं जो कि हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा बिजनेस इतना तो निकाल के ही दे। क्योंकि हमारे कुछ लोन रीपेमेंट होते हैं, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है हमें उतना पैसा तो चाहिए होता है। कि अगर आपने जैसे कि 2-3 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर 10-12% ब्याज लग रही है, तो आपको वो जो 10-12% है वो तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 लाख पे अगर आपका 10% लग रहा है तो आपके महीने के 10% तो आपकी इनकम होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने जो लोन्स हैं उन्हें रीपे कर पाओ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो होता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिटर्न और प्रॉफिट अ कंपनी नीड्स टू अर्न फ्रॉम अ प्रोजेक्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द मनी इट हैज यूज लाइक लोन्स, ठीक है। मतलब कि उन्हें वो कवर करना होता है अपना पैसा जो उन्होंने लोन्स वगैरह में लिया हुआ है। तो हमारा वो मिनिमम रिटर्न होता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए बोरो किए हुए हैं एट 10% इंटरेस्ट, तो योर प्रोजेक्ट मस्ट एट लीस्ट अर्न मोर देन 10%, अदरवाइज यू आर लूजिंग मनी, ठीक है। सो इन प्रोजेक्ट प्लानिंग वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू चेक इफ द प्रोजेक्ट इज वर्थ डूइंग, कि मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसे करना सही भी रहेगा या नहीं रहेगा, हमें पता चल जाता है इससे। अब आते हैं हमारे स्टेप्स इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच। हमारे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि हमें करने होते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमें वो जो रिटर्न है मतलब कितना चाहिएगा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। तो देखो, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ फंड। तो हमारे पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं हमें वो पता करना होता है। अब कंपनी सिर्फ लोन से नहीं चलती है, कंपनी को दोनों चीजें लेनी पड़ती हैं। एक तो लोन भी लेना पड़ता है उसे, जिस पर उसे इंटरेस्ट रेट को पे करना पड़ता है, और उसे इन्वेस्टर से भी पैसे लेना होता है, जहां पर वो रिटर्न ऑफ इक्विटी का वादा करता है कि जैसे कि अगर इन्वेस्टर्स कुछ पैसे लगा रहा है तो उन्हें 15% या फिर 20% उन्हें उसका रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो उन दोनों को हम निकाल लेते हैं कि हमें कितना कितना उसे रिटर्न करना है। तो हमने अब इसे बोलते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी को RE, और रिटर्न ऑफ डेप्थ को कहते हैं RD, ठीक है। तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिससे हम क्या करते हैं इन दोनों को मिलाकर रिटर्न ऑफ डेप्थ और रिटर्न ऑफ इक्विटी को मिलाकर एक एवरेज निकालते हैं कि हमें कितने पैसे मिनिमम चाहिए होंगे, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं हम। तो कंबाइन करते हैं हम डेप्थ को भी और इक्विटी को भी, और इसके अंदर टैक्स भी हम कंबाइन कर देते हैं। सो देखो, WACC का फॉर्मूला होता है E/V इंटू RE प्लस D/V इंटू RD इंटू 1 - TC। अब यहाँ पर जो हमारा ई है वो है हमारा कि हमने कितनी इक्विटी का अमाउंट का मतलब क्या बोलते हैं, मतलब लिया हुआ है इक्विटी के लिए। जैसे कि हमने इक्विटी के लिए अमाउंट जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है 60 लाख रुपीज, ठीक है। और हमने डेप्थ में अमाउंट ले रखा है लाइक 40 लाख रुपीज, तो हमारा मिलाकर हुआ 1 करोड़। तो इक्विटी के अमाउंट पर यहाँ पर 60 लाख आ जाएगा और डी के अमाउंट पर हमारा 40 लाख आ जाएगा। और वी के जगह पर आता है हमारा टोटल E+D, यानी कि 1 करोड़ एंड 1 करोड़। और RE का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे कि आपने बोला हुआ है कि भाई मैं आपको 15% का रिटर्न दूंगा, तो यहाँ पर 15% आएगा यानी कि 15/100। और यहाँ पर RD आएगा यानी कि रिटर्न ऑन डेप्थ, जैसे कि आप 10% की इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 10/100 यहाँ पर वो चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपके जो टैक्सेस हैं, जैसे कि 1 माइनस आप 30% का या फिर 20% का टैक्स पे कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 30/100। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा और उससे हमें मिल जाएगा WACC, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा आया है, ठीक है, और एक्चुअल में जो हमारा बिजनेस हमें रिटर्न कर रहा है, अगर जो हमारे एक्चुअल में बिजनेस हमें रिटर्न कर रहा है वो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, ठीक है। मतलब कि जैसा कि हमने सोचा था कि हमें 20 लाख रुपए चाहिए हर महीने, और हमें एक्चुअल में मिल रहे हैं 30 लाख रुपए, वो ज्यादा है। तो हम बिजनेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। अदरवाइज अगर जो हमारा रिटर्न है वो कम रह जाता है WACC से,
तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से टॉपिक। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल हो। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है तो उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और हमारे जो मनी है वो वेस्ट होने से बच जाएगा, और फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं रहेगी। तो इस जो टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आए थे वो दो आए थे। एक आया था डिस्क्राइब अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे कि होता क्या है स्टेप्स के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ। राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच, तो आप बता पाओगे, लिख पाओगे अच्छे से शॉर्ट नोट भी। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इकोनॉमिक इवोल्यूशन। इसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली भी वर्थ है या नहीं करने में। ठीक है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि फाइनेंशियली और प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है कि नहीं। और वी चेक हाउ मच बेनिफिट द प्रोजेक्ट विल ब्रिंग एंड हाउ मच इट कॉस्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और हमारा कितना पैसा लगने वाला है, उनके बीच में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है, और उससे ही हम पता लगा लेते हैं कि वो फाइनेंशियली सही भी है या नहीं है। तो व्हाई डू वी डू इकोनॉमिक इवैल्यूएशन? टू सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट, उसके लिए। टू अवॉइड वेस्टिंग मनी, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले देखा था। टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड रिटर्न बिफोर इन्वेस्टिंग। ये मतलब जो इकोनॉमिक इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन जो भी होता है वो हमारा पैसे लगाने से पहले ही होता है। हम चेक करते हैं कि हमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा वो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर। और जो मेन टेक्निक्स हैं इकोनॉमिक इवोल्यूशन की वो हमारी चार हैं। पे बैक पीरियड की, हमें कितना टाइम लगेगा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे निकलने में। नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि जो हमें फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। और मैंने ये जो टॉपिक्स हैं चारों वो सेकंड यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाए थे एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आपको इन्हें डिटेल में पढ़ना है तो वहां पर पढ़ लेना। आई आर आर का मतलब होता है द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो। आपको कितना डिस्काउंट रेट रखना पड़ेगा जहां पर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हमें कितना बेनिफिट होने भी वाला है या नहीं होने वाला। अगर ये हमारा वन से बड़ा होता है तो हमें बेनिफिट होता है, अगर नहीं होता तो फिर नहीं होता, और अगर जीरो के बराबर होता है तो कोई बेनिफिट नहीं होता, सब बराबर रहता है। टोटल बेनिफिट अपॉन टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो एक बार देख लेना ये आपको सेकंड यूनिट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे इकोनॉमिक इवोल्यूशन का, कि अगर कोई कंपनी या फिर आप जैसे सेटअप करने की सोच रहे हो सोलर प्लांट, ठीक है, तो आप वहां पर क्या क्या चेक करोगे। हाउ मच यू विल इन्वेस्ट, आपको कितना पैसे इन्वेस्ट करने हैं। हाउ मच यू विल अर्न सेव ईच ईयर, हर साल आप कितने पैसे बचाओगे। हाउ लॉन्ग टू रिकवर कॉस्ट, आपको कितना पीरियड का टाइम लगेगा उसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि आप अगर 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो तो आपको कितने साल लग जाएंगे उन्हें वापस रिकवर करने में। व्हाट इन्वायरमेंटल और सोशल बेनिफिट यू गेट, और इन्वायरमेंटल और सोशल बेनिफिट भी आपको क्या मिलने वाले हैं वो भी आप इसके अंदर चेक कर लेते हो। तो ये हमारे सिंपल एग्जांपल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इकोनॉमिक इवोल्यूशन होता क्या है। तो देखो इकोनॉमिक इवोल्यूशन में पहले तो आपको समझ में आ गया होगा होता क्या है, और ये टेक्निक्स जो है वो मेन है, और मैंने ये टेक्निक्स आपको सेकंड यूनिट में अच्छे से समझा दी थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस भी नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके की रिस्क हमारे प्रोजेक्ट पर आ सकती है, कितने टाइप्स की हो सकती हैं, और किस तरीके से हम उसे हैंडल करेंगे, उसकी टेक्निक्स। वही हमारे जो सारी पूरा प्रोसेस होता है उसे हम रिस्क एनालिसिस कहते हैं। इट मींस आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल प्रॉब्लम्स और लॉसेस इन प्रोजेक्ट। उनके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहो कि जो रिस्क आने वाली है जिससे आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, और वो आपके प्रोजेक्ट को ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट वगैरह ना लाए। ठीक है, we think ahead what can go wrong, how big is the impact, how can we handle it। ये सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और तो देखो जो अनसर्टेनिटी है वो तो आ सकती है आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन आपको रिस्क, देखो रिस्क और अनसर्टेनिटी के अंदर यही डिफरेंस होता है। रिस्क का आपको कुछ पता रहता है कि कितने परसेंट भाई ये रिस्क आ सकता है, ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपको नहीं पता कि वो कब एकदम से आ जाए। ठीक है, तो आपको रिस्क तो अच्छे से एनालाइज करके रखनी है। वाई इज रिस्क एनालिसिस इंपॉर्टेंट? हेल्प अवॉइड अनएक्सपेक्टेड लॉस, कोई भी आपका अनएक्सपेक्टेड लॉस होने से रह जाएगा वो नहीं होगा। ठीक है, हेल्प प्रिपेयर बैकअप प्लान्स, अगर आपको पहले से ही रिस्क के बारे में पता होगा तो आप बैकअप प्लान्स आपके पास अच्छे होंगे। इम्प्रूव प्रोजेक्ट सक्सेस रेट, बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर इन्वेस्टर एंड टीम। कोई भी अगर बंदा आपके जब इन्वेस्ट करता है पैसे आपके प्रोजेक्ट के अंदर तो वो पहले आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखता है, उसके अंदर रिस्क एनालिसिस बहुत अच्छे से मेंशन होता है। तो प्रोजेक्ट
के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे पता होता है कि किस तरीके के रिस्क इस प्रोजेक्ट के अंदर हो सकते हैं और किस तरीके से आप उसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो उसे भी कॉन्फिडेंस आता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर पैसे डालने से पहले। तो अब रिस्क के मेन टाइप्स कौन से होते हैं? एक तो आपके फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है कि आप रन आउट हो जाओ मनी से, आपके पास पैसे ना हो, या फिर आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाए जिससे आपका प्रॉफिट बने ही ना। मार्केट रिस्क हो सकता है कि कस्टमर जो है वो ना मिले आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करने के लिए। टेक्निकल रिस्क हो सकता है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो उस तरीके से काम ना करे जिस तरीके से आपने प्लान किया था। ऑपरेशनल रिस्क आ सकते हैं कि डिलेस हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं आपके मैनेजमेंट के साथ। इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्क भी हो सकती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं हार्म ना कर दे इन्वायरमेंट और कम्युनिटी को। तो आपको ये सारे रिस्क को पहले से ही एनालाइज करके रखना है। इनके प्लीज नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारा नेक्स्ट आता है हाउ डू वी एनालाइज रिस्क। आपको किस तरीके से एनालाइज करनी है? सबसे पहले आइडेंटिफाई रिस्क। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उनकी एक पॉसिबल लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी पॉसिबल रिस्क हैं। फिर आप उन्हें एसेस प्रोबेबिलिटी की कौन सी रिस्क हाईली हो सकती है और कौन सी मीडियम और कौन सी लो, ठीक है। और आपका जो रिस्क है उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट को। अगर उस रिस्क से अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो उसको पहले से ही हटाओ, और मीडियम और स्मॉल में मतलब डिवाइड कर दो उन्हें, ठीक है, जिस तरीके से डैमेज होने वाला है आपके प्रोजेक्ट को उस रिस्क से। प्रिपेयर मिटिगेशन प्लान, यानी कि अवॉइड करने के और उन्हें रिड्यूस करने के प्लान तैयार रखो, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निक्स तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हाईली, मीडियम एंड लो को अलग अलग कर दो, और बिग, मीडियम एंड स्मॉल इम्पैक्ट जो उनके होने वाले हैं, डैमेज जो होने वाला है आपके प्रोजेक्ट को, उन्हें भी अलग अलग कर दो, और फिर उनके अवॉइड करने के और रिड्यूस करने के प्लान्स को जल्दी जल्दी लाओ, ठीक है। फिर आता है हमारा टेक्निक्स यूज इन रिस्क एनालिसिस। सबसे पहले सेंसिटिविटी एनालिसिस। चेक हाउ मच आउटकम चेंजेस इफ अजम्पशंस चेंजेस, कि आप जितना अज्यूम करके चल रहे हो अगर वो चेंज हो जाएंगे तो कितने आउटपुट पे मतलब बदलाव आएगा, वो आप पहले से चेक करके रखो, ठीक है। सिनेरियो एनालिसिस। चेक डिफरेंट व्हाट इफ सिचुएशन। अगर अलग अलग मतलब क्वेश्चंस अपने टीम से या फिर अपने प्रोजेक्ट के लेकर पूछ सकते हो कि अगर ऐसा होता है या फिर ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करोगे, ठीक है। सिमुलेशन, यानी कि यूज कंप्यूटर मॉडल्स टू टेस्ट रिस्क। अलग अलग मॉडल्स कंप्यूटर्स के यूज कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो रिस्क को एनालाइज करने के लिए। तो हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं, और हमारे दो पीवाईक्यूज हैं जो कि रिस्क एनालिसिस से आए हुए हैं। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, आप ये बता पाओगे, और वेरियस टाइप्स पूछे थे रिस्क के जो कि आप आपको पता चल गए हैं, मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है। और यहाँ पर आया था हाउ डू यू एनालाइज रिस्क, तो आपको यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं वो बताकर आने, पूरा प्रोसेस समझाना है किस तरीके से आप एनालाइज करते हो रिस्क को। फिर आपको सोर्सेज बताने हैं रिस्क के जो कि हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ मैंने सोर्सेज लिख दिए हैं, और आप टाइप्स में आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। फाइनेंशियल, मार्केट, टेक्निकल, ऑपरेशनल या फिर इन्वायरमेंटल, ये हमारे सारे सोर्सेज हो सकते हैं। और आप चाहो तो इन्हें टाइप से हट के ऐसे लिख सकते हो, फाइनेंशियल इशूज हो सकते हैं, या फिर मार्केट में चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमारे सोर्सेज हो सकते हैं रिस्क के, ठीक है। फिर आ रहा है हाउ टू मेजर रिस्क, ठीक है, आप किस तरीके से रिस्क को मेजर कर सकते हो। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हो, सिनेरियो एनालिसिस कर सकते हो, साइमेंशन कर सकते हो। ये हमारी जो टेक्निक्स है ना, इनको यूज करके आप मेजर कर सकते हो रिस्क को। तो आई होप आपको ये जो दोनों पीवाईक्यूज से उनके भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। और यहाँ पर देख रहे हो रिस्क एनालिसिस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको स्टार्ट तो यहीं से करना है। ये जो इंट्रोडक्शन है आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है, देन आप डिसाइड करोगे आपको किस तरीके से अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। जब भी आप अपने बिजनेस के अंदर या फिर प्रोजेक्ट के अंदर कोई बड़ी चीज के ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हो, ठीक है, जैसे कि कोई बड़ी मशीन के ऊपर पैसे खर्च कर रहे होते हो, या फिर अपनी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे होते हो, या फिर आप कोई अलग अपनी फैक्ट्री खोल रहे हो उसके लिए लैंड वगैरह खरीद रहे हो। तो ये जो जब बड़े खर्चे आते हैं ना, जो एक्सपेंसेस जो बड़े होते हैं, और जिससे कि आपके बिजनेस को या प्रोजेक्ट को काफी लंबे समय तक फायदा होगा, तो वो होता है हमारा टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का। उसके लिए जो हम मनी अरेंज करते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, उसी को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपेक्स इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मींस स्पेंडिंग मनी टू बाय और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स और इक्विपमेंट, थिंग्स दैट विल हेल्प द बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो चीजें होती हैं उन्हें खरीदने के लिए, या फिर जिसे हम लॉन्ग टर्म असेट कह सकते हैं, उसके लिए जब हम जो पैसे खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं कैप एक्स,
ठीक है। तो हमारे कुछ एग्जांपल्स है कैपेक्स के, जैसे कि अगर आप अपने नई फैक्ट्री के लिए लैंड बाय कर रहे हो, या फिर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, या फिर अपने पूरे टेक्नोलॉजी सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हो, या फिर आप किसी वेयर हाउस को बना रहे हो, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे कैपेक्स के एग्जाम्पल। ठीक है। तो वाई इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट? बिकॉज देखो, ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि जो लोग एग्जिस्टिंग कर हैं आपके बिजनेस के जैसे और भी लोग होंगे, तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो किसी मशीन के अंदर, तो आपको उससे बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ठीक है। आपकी इफिशियंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, और आपको जो आपके प्रॉफिट्स हैं फ्यूचर के लिए वो काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखो, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, या फिर इसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है हमारा रेगुलर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, यानी कि जो रेगुलर डेज में हमारे जो पैसे लग रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल लाने में या फिर लेबर चार्जेस जो लग रहा है, वो सारा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, और वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत लंबे समय के लिए आपको वो पैसे कमा के दे रहा होता है। ठीक है। और ये हमारा बैलेंस शीट पर दिखाई देता है कि आप इसमें बैलेंस शीट में अलग से मेंशन कर रहे होते हो कि इतना पैसा लगा है इसके अंदर, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर होता है। ठीक है। तो ये हमारा मैनी ईयर्स के लिए बेनिफिट देता है, और ये हमारा ओनली करंट, मतलब कि सिर्फ करंट सिचुएशन के अंदर आपको बेनिफिट बना के दे रहा होगा। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, जैसे कि आप मशीन खरीद रहे हो या फिर बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो अपनी कंपनी का, या फिर सैलरीज पे कर रहे हो, यूटिलिटीज के लिए पैसे ला रहे हो, तो वो सारे हमारे आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में। ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक के अंदर डिफरेंस जो है वो काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कौन कौन सी आपको प्लानिंग करनी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो देखो, आपको सबसे पहले अपनी जो टोटल कॉस्ट है कि आपका कितना खर्चा हो रहा है वो आपको एस्टिमेट करके रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप अरेंज करोगे फंड्स कि आपको कहाँ कहाँ से पैसे लेने हैं, आपको इन्वेस्टर से पैसे चाहिए, या फिर आप अपनी खुद की सेविंग, या फिर आप लोन्स लेने वाले हो उसके लिए जो आपको टोटल कॉस्ट पड़ने वाली है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न और बेनिफिट, आप ये कैलकुलेट करके रख लो पहले से ही कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है उस पर रिटर्न कितना मिलने वाला है आपको। ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको थोड़ा अच्छा सा कॉन्फिडेंस लगेगा कि भाई हाँ, इसमें पैसा डालना जरूरी है। चेक पे बैक पीरियड की आपको कितना पैसा टाइम लगेगा, और एनपीवी कितना रहेगा, आईआरआर कितना रहेगा, ये सारे भी मेथड्स आप लगा सकते हो मेजर करने के लिए ये जो उसका रिटर्न है। और गेट मैनेजमेंट अप्रूवल, अब आप जब ये सब निकाल लोगे तब आपके जो कंपनी के मैनेजमेंट है वहां से आपको अप्रूवल मिल जाएगा कि भाई आप यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब ये 2 मार्क्स में आया था हमारा टॉपिक, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको समझ में तो आ ही गया होगा और आप समझा भी सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और काफी इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारी वो बिजनेसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट बैंक्स हो गई, या फिर हमारे पुलिस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इंडियन रेलवे स्टेशन, वो हमारे क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है। अब ये जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी पॉलिसीज क्या क्या होती हैं, उसके अंदर किस तरीके से प्रैक्टिसेस जो हैं वो करी जाती हैं, वो सब इसके अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस और कंपनीज लाइक रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारी। ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एंटरप्राइजेस रेफर टू द रूल्स, स्ट्रेटजीज एंड एक्शन द गवर्नमेंट यूजेस टू रन एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस। हाउ द गवर्नमेंट मैनेज पब्लिक कंपनीज टू सर्व पीपल एंड द इकोनॉमी, मतलब कि किस तरीके से गवर्नमेंट इन सबको मैनेज करती है कि वो अच्छे से जो जनता है उसको सर्व कर सके, और इकोनॉमी के अंदर भी काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। और मेन पॉलिसीज फॉलोड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो सबसे पहले हमारी पॉलिसी होती है सोशल वेलफेयर फर्स्ट। सबसे पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी ये रहनी चाहिए कि पब्लिक को फोकस करना चाहिए, पब्लिक को जो आप सर्विस दे रहे हो, ना कि सिर्फ प्रॉफिट पे। ठीक है। आपको प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको पब्लिक को अच्छे से सर्व करना है, प्रॉफिट गवर्नमेंट देख लेगी। ठीक है। रिलीजन रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि ब्रिंग इंडस्ट्रीज टू बैकवर्ड एरियाज। अगर आप जो रीजनल इम्प्रूवमेंट लाओ, अच्छे से रीजनल डेवलपमेंट करो कि जहां जहां पर भी बैकवर्ड एरियाज है वहां पर इंडस्ट्रीज को लाओ, या फिर एम्प्लॉयमेंट को लाओ, या फिर मतलब बदलाव लाओ, वहां पर डेवलपमेंट लाओ। ठीक है।
दूसरा होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज्यादा से ज्यादा जो जॉब्स हैं उन्हें क्रिएट करो। सेल्फ रिलायंस यानी कि रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, प्रमोट मेक इन इंडिया। हमेशा पब्लिक एंटरप्राइजेस का यही रहता है कि भाई अच्छे से जो है बाहर का जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जाए और जो खुद का प्रोडक्ट है उसे बनाया जाए, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि जितने भी जो लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो सारे लोग उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को क्या कर सके, अफोर्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोग उसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो नहीं करती हैं। कौन कौन सी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर फॉलो की जाती हैं? सबसे पहला होता है हमारा बजटिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। यहाँ पर जो बजट के जो रूल होते हैं वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी जो बजट है उससे बाहर या फिर नीचे नहीं जाया जाता, बजट के अंदर रह के काम किया जाता है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है वो रेगुलर रिव्यू की जाती है, और जो उनके टारगेट्स होते हैं वो भी रिव्यू किए जाते हैं। अगर वो पूरे नहीं हुए थे तो अच्छे से उनकी रिमांड ली जाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो गवर्नमेंट के जो ऑडिट्स होते हैं और जो रिपोर्टिंग होती है उन्हीं को फॉलो किया जाता है। ऐसे नहीं कि अपने आप सारी चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट से ही ऑडिटिंग वगैरह होती है। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग, ठीक है। मतलब जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह जो चेक होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, वो हमारे ऑडिटर्स के थ्रू चेक होती है गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी विथ कंट्रोल यानी कि जो इंडिपेंडेंस है वो किस किस मतलब किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन ज्यादातर जो मेजर डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट अप्रूवल से ही लिए जाते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम्स यानी कि अच्छी उन्हें सैलरीज मिलती हैं और ट्रेनिंग भी काफी अच्छी मिलती है, ठीक है, और उन्हें पेंशन वगैरह भी मिलती है। तो ये अच्छा वेलफेयर होता है जो एम्प्लॉयज वहाँ के होते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखते हैं, ठीक है। तो फिर इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर? तो सबसे पहले ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और उससे काफी ज्यादा चीजें बिगड़ जाती हैं, ठीक है। लो इफिशिएंसी, काफी धीरे काम होता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लैक ऑफ कंपटीशन, जब वहां पर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो बहुत मुश्किल से इंप्रूवमेंट लाती है अपने अंदर। फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत सारे इसके अंदर फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, पैसे बहुत कम मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता उनका। और पब्लिक मनी यूज्ड वेल, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे जो पैसे हैं वो अच्छे से यूज किए जाएं टू इम्प्रूव सर्विस टू पीपल, और अच्छे से सर्विस को इम्प्रूव किया जाए। फेयरनेस एंड इक्वलिटी रहे, जब पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो लाई जाती हैं, जो कि यूज की जाती हैं, वो हमेशा ये देखकर की जाती है कि हर कोई वर्ग का जो लोग हैं उनके बीच में फेयरनेस और इक्वलिटी रहे, ठीक है। एफिशिएंसी एंड रिड्यूस लॉसेस, जो एफिशिएंसी है वो लाई जाए और अच्छे से जो लोग हैं वो जल्दी जल्दी अपना काम करवा सकें, और जो लॉसेस हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके कंट्री के अंदर। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, इसके चैलेंजेस हो गए। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस पब्लिक इंटरप्राइजेस होते क्या हैं, और समझ में आपको काफी अच्छे से आ गए होंगे। इसके रिलेटेड कोई अभी तक पीवाईक्यू आया नहीं है, तो अगर आएगा तो इसमें से ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रॉफिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। किस तरीके से आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट बना सकते हो, वो हमारा प्रॉफिट प्लानिंग होता है, उसकी जो प्लान करते हैं हम उसके लिए। और प्रोग्रामिंग ये होता है कि उस प्लान से एक रोड मैप तैयार करना, एक एक्शनेबल चीजें बनाना जिसके आप एक्शन ले सकें, ठीक है। जैसे कि आप एक टारगेट प्लान कर सकते हो कि भाई मुझे 20 लाख रुपए कमाने हैं अपने प्रोजेक्ट से। फिर उसके लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स को मतलब प्रोग्राम कर सकते हो, जिससे आप एक्शनेबल टास्क बना सकते हो, जो कि आप पूरा करो और अपने जो 20 लाख का जो आपने प्रॉफिट का प्लान किया है वो आप वहां तक पहुंचो, ठीक है। तो प्रॉफिट प्लानिंग मींस मेकिंग अ डिटेल प्लान टू अचीव द डिजायर्ड आउटपुट इन अ फ्यूचर पीरियड, ठीक है। और प्रोग्रामिंग मींस ब्रेकिंग डाउन द प्लान इनटू स्मॉल एक्टिविटीज और स्टेप्स टू मेक इट हैपन, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल प्लान तैयार करते हो किसी चीज को या डिजायर्ड प्रॉफिट को अचीव करने के लिए फ्यूचर पीरियड में। और प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, आप उस डिटेल प्लान को छोटे छोटे एक्टिविटीज के अंदर उसे या फिर स्टेप के अंदर ब्रेक करते हो और उसे मेक करते हो, ठीक है, उस पर फॉलो करते हो और उसे मेक इट हैपन करते हो कि वो हो पाए। इंपॉर्टेंस क्या है कि हेल्प क्लियर सेट क्लियर प्रॉफिट गोल्स, कंट्रोल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, इम्प्रूव रिसोर्सेस यूज। तो मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्लियर एक प्रॉफिट का जो गोल है वो सेट हो जाता है, और आपकी जो कॉस्ट कंट्रोल है यानी कि जो जितना पैसा आपका खर्च हो रहा है वो आप उसे अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। और इम्प्रूव रिसोर्स यूज, जो आपके रिसोर्सेज है उन्हें आप अच्छे से यूज करते हो जब आपके पास एक क्लियर डिटेल प्लान होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
की स्टेप्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले होता है कि सेट प्रॉफिट गोल, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, कि आप अच्छे से प्रॉफिट के जो गोल्स हैं उन्हें क्लियरली सेट कर देते हो। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने जो प्रॉफिट के गोल्स हैं उन्हें डिसाइड कर लो कि आपको कितना पैसा बनाना है अपनी कंपनी से। फिर क्या कर लो, फिर आप करो एस्टिमेट सेल, कि आपको कितना फ्यूचर में सेल करना है, कितनी आपकी जो सेल है वो हो जाएगी। जैसे कि आपने एक डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे 50 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि मेरी सेल कितनी होने वाली है, सेल आपने देख लिया कि मेरी 70 लाख की सेल होने वाली है, ठीक है। फिर आप देख लो कि आपकी एस्टिमेट कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको सेल पता चल गई, जैसे कि यहाँ पर आपने सोच लिया कि भाई मुझे 50 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने सेल देख ली कि मेरी 70 लाख की सेल हो गई। यहाँ पर आपने एस्टिमेट कॉस्ट देख लिया कि कितना आपका खर्चा हो रहा है, तो आपने खर्चा देख लिया कि मेरा 20 लाख का खर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि आपको किस तरीके से प्लान करनी है एक्टिविटीज, आपको कितना पैसा प्रोडक्शन लेवल पे देना है, कितना आपको प्राइसिंग रखनी है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, कि आप इतना जो प्रॉफिट है उसे अर्न कर पाओ, ठीक है। फिर आप कर लो प्रिपेयर बजट, कि आपको कितना फाइनेंशियल प्लान चाहिए और सारे डिपार्टमेंट के लिए आपको कितना कितना पैसा डिवाइड करना होगा, इसमें से मतलब 20 लाख में से आपको कितना कितना पैसा डिवाइड करना होगा, ठीक है। फिर आप मॉनिटर करो और कंट्रोल करो। अगर आपको लगता है कि मेरा जो कॉस्ट जितना मैंने एस्टिमेट किया था उससे ऊपर जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करके चलो, और जो भी कट डाउन आप कर सकते हो उसे करो, ठीक है। और फिर ये आपको समझ में आ गया की स्टेप्स होते हैं हमारे प्रॉफिट प्लानिंग के। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रामिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। अब प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग का मतलब सिंपल होता है कि आपने जो डिटेल प्लान बनाया आप उसे ब्रेक डाउन करो और उसे एक्शनेबल टास्क के अंदर कन्वर्ट करो। ब्रेक लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपार्टमेंट, जो भी आपने डिपार्टमेंट में पैसे बांटे हैं उसके अंदर आप उन्हें अलग अलग रोल्स भी डिफाइन करो, ठीक है। सेट टाइमलाइंस एंड माइलस्टोन फॉर ईच टास्क, हर एक टास्क के लिए आप एक टाइमलाइन डिसाइड रखो कि भाई इतने तक ये पूरा होना चाहिए। चेक एंड एडजस्ट, फिर आप चेक करते रहो और उसे एडजस्ट करते रहो, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोग्रामिंग इन प्रॉफिट प्लानिंग। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानिंग कैश फ्लो। ये काफी छोटे छोटे टॉपिक हैं और आपको सिमिलर से लग रहे होंगे और टॉपिक से, ठीक है। लेकिन भाई एग्जाम सिलेबस में मेंशन है तो मुझे करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आते हैं पेपर में तो आपको इस तरीके से ही पूछे जाएंगे। अभी तक इन पर कोई पीवाईक्यू नहीं आया है। प्लानिंग कैश फ्लो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लानिंग कैश फ्लो। प्लानिंग कैश फ्लो मीन्स forecasting and managing how much cash will come in and go out of the business over a period of time। कि आप इसके अंदर ना कैश फ्लो का प्लान करते हो कि आप कितना पैसा आपका लगने वाला है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप इसमें अच्छे से, और कितना टाइम लगने वाला है उसका जो टाइमिंग है वो भी मेंशन होता है। उसका जो प्लान तैयार होता है उसके लिए जो आप प्रिडिक्ट करके रखते हो और जो आपको उसे अच्छे से मैनेज करते हो, उसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कैश फ्लो कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंश्योर यू कैन पे सैलरीज रेंट ऑन टाइम, आपको पता चल जाता है कि कितना पैसा आने वाला है कितना पैसा जाने वाला है, तो आप अच्छे से सैलरीज और रेंट को ऑन टाइम पे कर पाते हो। और आप जो पैसे आपको बोरो करने पड़ते हैं एट लास्ट मोमेंट, वो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको पहले से पता चल जाता है तो पहले से पैसे ले लोगे, ठीक है। प्लान इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे पैसे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बोरो कर रहे हो मनी लास्ट मोमेंट टाइम पे, ठीक है। लेकिन आपको पहले से ही पता होगा कि शॉर्टेज आने वाली है, तो आप सही टाइम पे पैसे अच्छे से अरेंज कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आप अच्छे से उसे इन्वेस्ट कर पाओगे और एक्सपेंसेस पता लगा पाओगे, ठीक है। आपको किस तरीके से करने हैं। अब इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले तो अपना एस्टिमेट करो कैश फ्लो, कस्टमर पेमेंट, लोन डिस्टरबेंस, कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकम, आपको जो आपने इनकम आपको इन्वेस्टमेंट से आ रही है वो। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर इनफ्लो में क्या होता है कि आपके पास पैसा आ रहा होता है, कि आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। अब आता है कि आपके पास से कितना पैसा जाने वाला है। एस्टिमेट कैश आउटफ्लो, आपके बिजनेस से कितना पैसा जाने वाला है, सैलरीज, रेंट, बिल, लोन रीपेमेंट, टैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना पता चल गया कि कितना पैसा आ रहा है, और आपको ये पता चल गया कि कितना पैसा जा रहा है। फिर आप देख लो कि नेट कैश फ्लो कितना रहने वाला है आपके पास। इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस कर दो तो आपके पास नेट आ जाएगा कि आपके पास कितना पैसा बचा। और हमेशा ये मॉनिटर करके चलो कि आपके पास जो कैश बैलेंस है वो मिनिमम जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आपके पास हमेशा अवेलेबल हो, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, अगर शॉर्टेज हो रही है उसकी तो अपने जो एक्सपेंसेस है उन्हें पोस्टपोन करो या फिर भाई लोन की अरेंजमेंट करो। और अगर आपकी जो है वो ज्यादा हो रही है अपने जो मिनिमम कैश से, तो सरप्लस है वो, तो आप अच्छे से उसे इन्वेस्ट करो जहां पर आपको लगता है कि अच्छा आपको रिटर्न मिल पाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्लानिंग कैश फ्लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज। सो देखो यहाँ तक सारी चीजें सेम ही चल रही थी, बस यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई
कभी प्रॉफिट की बात हो रही है, कभी कैश फ्लो की बात हो रही है, कभी फाइनेंशियल कंट्रोल की बात हो रही है। अब आता है हमारा क्या, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज। बिल्कुल ही सेम ही टॉपिक है जैसे पहले था। इसमें क्या होगा कि इट रिफर टू मैनेजिंग हाउ मनी मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस टू एंश्योर दैट द कंपनी स्टेज फाइनेंशियली हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैनेजिंग करोगे कि किस तरीके से पैसे आएंगे और किस तरीके से पैसे आपके बिजनेस से जाने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ जो है अच्छी रहे और आप फाइनेंशियली हेल्दी रहो हमेशा। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग कैश, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस इफेक्टिवली। अब देखो इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, आपका कॉस्ट एक्सपेंडिचर आ गया, आपका कैश मॉनिटरिंग आ गया, आपका प्रॉफिट प्लानिंग आ गया, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आ गया। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ठीक है, फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर अभी तक हमने जितना मतलब सारा पढ़ा है ना, तो इसके अंदर वो सारी चीजें आ गई हैं। प्रिवेंट मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, अगर मतलब हमने जितना पढ़ा है उन सबको अगर मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्लोज। ठीक है, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट सेम टू सेम इसी की तरह है, आपने जो इसके अंदर स्टेप्स थे वो इसके अंदर आ जाएंगे। कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर आप किस तरीके से अपने कैश फ्लो का मैनेजमेंट करते हो। फिर आपको करनी है बजटिंग। डिटेल्स एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंसेस की कितना एक्सपेक्टेड रहने वाला है, और जो आपका बजट है कि आप इतना खर्च करोगे, आपको उस बजट के अंदर ही चलना है, आपको ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। ठीक है, फिर आपको कॉस्ट कंट्रोल करके चलना है कि आपने जितना प्रोजेक्शन रखा है कि भाई इतना खर्चा करना है, उससे एक्सीड नहीं करना कभी भी। ठीक है, जितना आपका कॉस्ट लगने वाला है उतना ही आपको रखना है, और आपको देखना है कि कौन कौन से अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे जो जरूरतमंद नहीं है, उन्हें आपको कट करना है और आपको बजट के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, मॉनिटरिंग प्रॉफिट मार्जिन, कि आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से प्रॉफिट बना रहा हो, उसे अच्छे से आपको मार्जिन को क्या करना है, मॉनिटरिंग करते रहना है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि आप बैलेंस शीट, इनकम इनकम स्टेटमेंट एंड एनालिस्ट परफॉर्मेंस करते रहो, चाहे रफली करो, आपको ये करते रहनी है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल रेशियोज को भी आप यूज कर सकते हो, लाइक आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, अगर आप ये चीजें करते रहोगे तो आपका हमेशा जो बिजनेस है वो फाइनेंशियली हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैश फ्लो मैनेजमेंट आप और अच्छे से समझा सकते हो, जो कि आपने पीछे पढ़ा। यहाँ पर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बैलेंस शीट क्या होती है, हमने पहले यूनिट अभी पिछले यूनिट के अंदर ही पढ़ा था। इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ी थी हमने सेकंड यूनिट के अंदर। एनालिस्ट परफॉर्मेंस, इन सबको और अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर हमारे चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। एक तो ये होता है कि अनप्रिडिक्टेबल रेवेन्यू हो जाए, कि आपने जितना प्रिडिक्ट किया था, जैसे कि आपने प्रिडिक्ट किया था कि भाई हमारी 10 लाख की सेल होगी, लेकिन असलियत में जो सेल हो वो हो 1 या 2 लाख की, तो अनप्रिडिक्टेबल रेवेन्यू हो जाए तो आपका जो पूरा का पूरा बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर। ठीक है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट, कि आपके जो ये जो रेंट्स होते हैं या फिर जो सैलरीज होती हैं वो हमारी फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, उनमें आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपकी जो सेल्स है उसके ऊपर पूरा का पूरा आप डिपेंडेंट रहते हो, क्योंकि जो रेंट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से आप कम वम करवा सकते हो, या फिर जो आपकी सैलरीज होती हैं वो हमेशा फिक्स रहती हैं। लेट पेमेंट्स, की आपकी कस्टमर से लेट पेमेंट आ रही है तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको भी पता होंगे। ठीक है, और आप अपने हिसाब से भी लिख कर आ सकते हो अगर आपको जो चैलेंजेस लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फाइनेंशियल फ्लोज के अंदर चैलेंजेस होते हैं कंट्रोल करने में। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा पूरा का पूरा टॉपिक, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपने जो डिसाइड किया हुआ है अपने टास्क को, या फिर अपने जो एक गोल को, आपको उस गोल के अंदर जब आप मतलब देखते रहते हो, मैनेज करते हो, तो अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज इधर से गलत जा रही है या फिर ये चीज को हम ठीक कर सकते हैं, तो उसको जब आप कंट्रोल करते हो, एडजस्ट करते हो, उसे हम कहते हैं कंट्रोल। ठीक है, बिजनेस के अंदर। और जब आप अपनी जो चेंजेस हैं या फिर कोई नए चैलेंजेस हैं, उन्हें आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ या फिर अपने एम्प्लॉयज के साथ या फिर मतलब मैनेजर्स, ये सब लोगों के साथ जब आप शेयर करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन मैंने आपको सिंपल शब्दों में वैसे बता दिया। Control and communication are the processes that ensure all parts of business are aligned with the company's goal and strategies। मतलब कम्युनिकेशन और कंट्रोल ही एक ऐसे पार्ट्स हैं या फिर प्रोसेसेस हैं जो कि हमेशा इंश्योर करके चलते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस के गोल्स के साथ, स्ट्रेटेजीज के साथ क्या है, अलाइंस हैं। कंट्रोल रिफर टू द मॉनिटरिंग एंड करेक्शन ऑफ एक्टिविटीज टू एंश्योर दैट द कंपनी अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा मॉनिटरिंग करना, और अगर कोई दिक्कत आती तो उसे करेक्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज
एज प्लान, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, अगर चीजें वैसे नहीं चल रही होती। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंश्योर दैट एवरीवन इन्वॉल्व इन द बिजनेस अंडरस्टैंड द गोल्स, प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस। हर कोई जो भी आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, वो आप सब सब कुछ उसे पता हो, गोल्स पता हो, प्रोग्रेस पता हो, चैलेंजेस पता हो, ठीक है, जिससे कि उसे भी लगे कि भाई वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। इन्फॉर्म एवरीवन, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एम्प्लॉयज, मैनेजर, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा, इन सबको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आती है तो कम्युनिकेशन से उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मोटिवेट टीम्स, मतलब लेक्चर्स वगैरह ले सकते हो, या फिर आप अच्छे से मोटिवेशन स्पीच वगैरह दे सकते हो अपनी टीम्स को, जिससे कि उन्हें बहुत अच्छा मोटिवेशन फील होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन से। अब कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स हैं बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन की? सबसे पहले होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि लाइक रिपोर्ट्स या फिर प्रेजेंटेशन या फिर मीटिंग्स के अंदर होती हैं, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि कैजुअली एम्प्लॉयज के बीच में हो रही होती हैं, या फिर इंस्टेंट मैसेजेस या फिर क्विक अपडेट्स के साथ हो रही होती हैं, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि एम्प्लॉयज जो होते हैं कंपनीज के, वो मैनेजमेंट को फीडबैक या इश्यूज या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज के साथ अपने अपडेट्स को, पॉलिसीज को या डिसीजंस को क्या कर रहा होता है, कन्वे कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है, ठीक है। वो होती है हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये हमारे 4 फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के, और मुझे लगता है भाई ये पीवाईक्यू के अंदर आ सकते हैं, तो प्लीज देख लेना, ठीक है। पीवाईक्यू के अंदर नहीं, आपके पेपर के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा इफेक्टिव कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, जो कि किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है फीडबैक मैकेनिज्म, आपका अच्छे से चलता होना चाहिए, कि आप उसके अंदर फीडबैक दे भी सको और ले भी सको, ठीक है, दोनों के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपकी पूरी के पूरे बिजनेस के अंदर, जो आप जब भी अगर चेंजेस या फिर चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हो, तो वहां पर तो आपकी क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई जाएं, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक ईमेल्स का या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स का आप यूज कर सकते हो, सारी की सारी टीम्स को अच्छे से कन्वे करने के लिए कोई भी मैसेज। और टाइमली आप अपडेट्स का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो टीम है वो अपडेटेड रहे हमेशा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का, हमने अच्छे से ये जो पूरी यूनिट है खत्म कर ली, और काफी इजी यूनिट थी, अच्छे से हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने इस यूनिट के अंदर जितना भी सिलेबस था पीवाईक्यू से सब कंप्लीट कर लिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को, टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो अपडेट्स के लिए। और आप हमें यहाँ पर इंस्टाग्राम आएगा यार, अब हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है हमारा @multi एटम्स, ठीक है। तो आप फॉलो कर लेना हमें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।